जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि क्लास 10 का टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है, जो कि एक रासायन विज्ञान का पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका आज हम लोग जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो उस टाइप के 108 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो होगा वो 1 शॉट वीडियो होगा मेरे दोस्तों, यानी इस चैप्टर का 1 शॉट एक ही वीडियो में निपट जाएगा। मुझे पता है थोड़ा मोड़ा वीडियो लेंदी होगा, बट इसको पढ़ने के बाद आपका बोर्ड का तो खतरा टलेगा ही, पर उसके बाद आप अलग जब भी कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो वो आप ये वीडियो आपके लिए बेस बना के जाएगी उस एग्जाम के लिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें 10th के साइंस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर से उस टाइम पे जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे 10 के बेसिस पर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये एक प्रकार का आपका जीके जीएस जैसा दिमाग में आ जाएगा और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो भले लेंदी होगा, थोड़ा मोड़ा मैं ट्राई करूंगा कि शॉर्ट करने का, पर 1 आवर तो अप्रोक्सीमेटली जरूर जाएगा, क्योंकि 108 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डील करना है मुझे अच्छे से, ताकि आपको और कहीं भी इस जो चैप्टर है उसको कहीं सर्च ना करना पड़े। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, ये सिर्फ आपका 10 को ही नहीं, हर एग्जाम में काम देगा, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से करना है मेरे दोस्तों। चलिए एक एक करके सारे को शुरू करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? तो दोस्तों ऑप्शन में संयोजन, ऊष्माक्षेपी, वियोजन, ऊष्माशोषी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये काम करूंगा, मैं ज्यादा ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, पर आपको ये नहीं करना है, आपको एग्जाम में सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसी के चक्कर में मैं चारों ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, बस सिर्फ सटीक आंसर को बताऊंगा और समझाऊंगा। और मुझे जहां जहां लगेगा कि आपको ये पॉइंट बताना चाहिए, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है, इस ऑप्शन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं वो डील करूंगा। और कहीं कहीं पे बहुत सारे ऐसी जगह पे जहां पे मिस्टेक हुई है इसको लिखने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको सोचना बहुत ही जरूरी है क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा गया भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है, तो मैं बता दूं कि भोजन का जो पाचन होता है वो वियोजन अभिक्रिया है। इसको ट्रिक में बताता हूं आपको। आप कोई भी चीज खाते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, आपको पता होगा, तो वो टूटती है यानी कि वो वियोजित होती है। तो इस तरह याद रखिए कि भोजन का जो पाचन होता है वो एक वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका जो 3 नंबर का ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप का शोषण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों सबसे पहले तो शोषण का मतलब होता है खिंचाव, खींचना या फिर देना। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में आप हीट देते हो तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? वो आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और जब ऊष्माक्षेपी की बात करें तो उसमें आपको हीट अपने आप खुद ब खुद रिलीज होगी मेरे दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। और मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप मस्त से मस्त नंबर ला सकते हो एग्जाम में, तो आप लोगों को कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है। और विस्थापन का मतलब तो आपको पता ही है, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसी के यौगिक से विस्थापित करके उसके यौगिक में जाके बैठ जाता है। मतलब यूं समझिए कि आपका 2 दोस्त है, एक दोस्त ज्यादा ताकतवर है और एक कम ताकतवर है, और जो ज्यादा ताकतवर है थोड़ा बेईमान है, तो क्या करता है, ज्यादा ताकतवर दोस्त कम ताकतवर दोस्त को मारता है, पीटता है, और क्या करता है, उसका जगह ले लेता है। चलिए अब 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को कहते हैं। तो जब आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की बात करें तब याद रखिएगा वो एक आयनिक समीकरण कहलाएंगे दोस्तों, आयनिक समीकरण कहलाएंगे। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आपका क्या है? अभिकारकों एवं उत्पादकों के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? झूठ मूठ का इतना घुमाया गया है क्वेश्चन, सीधा सा कहने का मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता है एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसी को अभिकारक बोलते हैं।
और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिकारकों के फलस्वरूप उनका जब रिएक्शन होता है अभिकारकों का, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ बनता है उसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं, और उत्पाद का ही इंग्लिश नेम प्रोडक्ट होता है दोस्तों। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और इसका मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पर फिलहाल दो चीज़ें रखिए याद, एक अभिकारक और एक उत्पाद। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अभिकारक और उत्पाद होती है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो कह रहा है कि अभिकारकों को और उत्पादकों को जब आप लोग सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो वो क्या बनती है। तो दोस्तों सीधा सा आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारकों एवं उत्पादकों को उसके सूत्रों संकेतों के रूप में लिखा जाता है तो वो एक रासायनिक समीकरण बनती है। क्या बनती है? एक रासायनिक समीकरण बनती है। वो जो पूरा आपका एक ढांचा टाइप का बनता है, अभिकारक मिलकर और उत्पाद मिलकर, और वो चीज़ फॉर्मेट बनता है वो पूरा क्या कहलाता है दोस्तों? संकेतों के रूप में जब आप लोग लिखते हो तो वो क्या कहलाता है? एक रासायनिक समीकरण का रूप में आता है, वो रासायनिक समीकरण बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 5 नंबर का प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपका जो आपका अपचयन और उपचयन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि इससे आपको इस सेट में और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसके डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि उपचयन किसे कहा जाता है। तो उपचयन का दूसरा नाम भी होता है, और दूसरा जो नाम होता है उसको अवकरण कहते हैं। दोस्तों नोट डाउन करते जाइए, दोस्तों नोट डाउन करते जाइए। जो उपचयन है क्या है दोस्तों? अपचयन। अपचयन, अपचयन जो है उसका जो दूसरा नाम है उसको दोस्तों और एक नाम से पुकारा जाता है, उसको कहा जाता है अवकरण। अवकरण, और इसका नाम जो इंग्लिश नेम होता है उसको रिडक्शन बोला जाता है। अब इन मैंने अपचयन में होता क्या है ये चीज समझिए। तो अपचयन में दोस्तों क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी घटोत्तरी होती है, यानी कि ऑक्सीजन घटता है जबकि हाइड्रोजन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, इसे मैं लिख देता हूँ, O2 जो है वो घट जाता है, बल्कि जो आपका हाइड्रोजन है वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये आपका अपचयन का होता है। रुकिए रुकिए, मैं आपको ट्रिक भी दूंगा अभी। अब थोड़ा सा हम लोग उपचयन की बात करते हैं। जब मैं उपचयन की बात करूँ, उपचयन की बात करूँ, तो उपचयन का जो दूसरा नाम है दोस्तों उसको आप लोग, उपचयन को आप लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ठीक। तो ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो अब बात रहे भाई उपचयन का मतलब क्या होता है। इसमें दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और आपका हाइड्रोजन की घटोत्तरी होगी, यानी हाइड्रोजन घट जाएगा। अब दोस्तों मेन जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को वो उपचयन और अपचयन को फाइंड करने में आता है। ऑक्सीकरण और अवकरण तो आराम से फाइंड किया जा सकता है, लेकिन जो मेन दिक्कत होता है वो उपचयन और अपचयन में होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण क्यों आसानी से फाइंड किया जा सकता है, अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ। ऑक्सीकरण, सुनिए जोर से, सुनिए ध्यान से। ऑक्सीकरण, ऐसा नहीं लग रहा है कोई ऑक्सीजन कर रहा है मैंने दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, सुनने में नहीं लग रहा है, यानी ऑक्सीजन बढ़ रहा है। अब याद रखिएगा ये वाला, जब भी ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन घटेगा, हाइड्रोजन अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन घटेगा। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग, मैंने यूँ समझ लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह करके आप लोग ट्रिक याद रख सकते हो। ऑक्सीजन की जब बढ़ने की बात होगी तो हाइड्रोजन घटेगी, हाइड्रोजन जब बढ़ने की बात होगी तो ऑक्सीजन घटेगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो बात है ऑक्सीकरण, ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन आ रहा है उसमें तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है यानी हाइड्रोजन घट रहा है, तो ये चीज तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीकरण होता है और एक अवकरण होता है। तो जब ऑक्सीकरण में जब हाइड्रोजन की घटोत्तरी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो अवकरण में जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगा वो घट जाएगा अवकरण में और हाइड्रोजन में बढ़ जाएगा। और अवकरण सुनने में भी लग रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन घट रहा है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होता है। पर इसका जो दूसरा नाम है अवकरण और ऑक्सीकरण का, एक अपचयन और एक उपचयन, उसमें दिक्कत होता है। गौर से सुनिए दोस्तों, मैं ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूं, बोलिएगा तो मैं इसका अलग से वीडियो ले लूंगा सेपरेट, आप लोग लिख सुनते जाइए। जो इसका दूसरा नाम है अपचयन उपचयन, उसमें दिक्कत होता है बच्चों को, तो याद रखिएगा आप लोग। इसको मैं एक ट्रिक देता हूं आपको, एक ट्रिक देता हूं। उपचयन और अपचयन दोनों को देखिए आप लोग, एक है उपचयन, उपचयन, और एक होता है अपचयन, एक होता है अपचयन, ठीक ना। तो
तो दोनों में से देखने में कौन बड़ा लग रहा है? अपचयन बड़ा लग रहा है, उपचयन थोड़ा छोटा लग रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या ट्रिक में बताने जा रहा हूं, आपको क्या करना है कि आपको 3 तीर ड्रॉ करना है। अगर पहला वाला तीर अगर ऊपर होगा तो बीच वाला डाउन होगा और इधर वाला ऊपर होगा, या फिर अगर आप लोग ऐसे ड्रॉ करते हो बीच वाला अगर ऊपर होगा तो साइड वाला सब डाउन डाउन होगा। आपको 3 ही तीर ड्रॉ करना है, 3 से ज्यादा नहीं। और याद रखिएगा कि पहला वाला का मुंह अगर नीचे तो बाद वाला का ऊपर, फिर बाद वाला का नीचे, इस तरह करके अल्टरनेट होगा, एक ऊपर तो एक नीचे, तो एक ऊपर तो एक नीचे। अगर मैं आपको तीसरा वाला तीर दे दूं तो क्या आप इधर वाला तीर ड्रॉ कर सकते हो? मैं तीसरा वाला तीर दे देता हूं नीचे, तो इधर वाला ऊपर होगा और इधर वाला नीचे होगा। ये चीज आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अपना ट्रिक फॉलो करने वाला हूं। तो पहला ये जो मैंने आपको 3 तीर आपको मैंने बताया ड्रॉ करना, तो ये तीनों तीर में से इस तीर को आप लोग, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। याद रखिएगा अभी मैं दोनों तरफ निशान दे देता हूँ, क्योंकि ये अभी ऊपर भी होगा, हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है। समझ में है ना? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा अपचयन होगा कौन सा उपचयन होगा। ये ट्रिक की शुरुआत है। अभी मैं दोनों तरफ इसका मुंह दे देता हूँ, यानी कि अभी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक ना? बस इतना याद रखिएगा, जब ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा, और जब ये नीचे होगा तब ये वाला ऊपर होगा और ये वाला नीचे होगा। याद रखिएगा। फिलहाल मान लीजिए दोनों तरफ ऊपर और नीचे है, ठीक, दोनों तरफ है। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो तीर होगा आपका, समझ में आ रहा होगा ना, ये वाला तीर में आपका अपचयन और उपचयन भरा जाएगा, बीच वाला में आपका ऑक्सीजन भरा जाएगा और साइड वाला में आपका हाइड्रोजन भरा जाएगा। ये 3 चीज आपको क्लियर होगी। अब बात रही कि तीर को ऊपर नीचे कैसे करें, तो याद रखिएगा तीर का मुंह हम ऊपर कब दें, नीचे कब दें। तो सबसे पहले आप पहले वाले तीर से स्टार्ट कीजिएगा। पहला वाला तीर किसके लिए होता है? अपचयन और उपचयन के लिए होता है, याद रखिएगा। तो अपचयन का जो नाम है, याद रखिए, अपचयन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखता है, सुनने में लगता है, दिखता भी है। उपचयन थोड़ा कम दिखता है। तो जब भी अपचयन की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको तीर को ऊपर तरफ कर दीजिए। अब भाई ये वाला ऊपर की तरफ, तो बाकी दोनों एक नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ होगा। और जैसा कि ये ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें घट रहा है, हाइड्रोजन इसमें बढ़ रहा होगा। अब आपको समझ में आया होगा ट्रिक क्या है। सो अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, चलिए चेंज करता हूँ। अब मैं अगर आपको उपचयन की बात करूँ तो उपचयन थोड़ा छोटा है, याद रखिएगा उपचयन थोड़ा छोटा है। तो उपचयन छोटा यानी पहला वाला तीर नीचे होगा, पहला वाला तीर नीचे तो ऊपर, उसके बाद वाला ऊपर और उसके बाद वाला नीचे होगा। तो ये वाला नीचे यानी कि इसमें ये वाला ऊपर होगा, यानी ये वाला ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन घट जाएगा। अब आपको ये ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अपचयन उपचयन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अपचयन का ही जो दूसरा नाम है उसको अवकरण कहते हैं, इसको इंग्लिश नाम रिडक्शन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन बढ़ता है। और जो आपका उपचयन है, उपचयन का इंग्लिश नाम ऑक्सीडेशन होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है या फिर उपचयन में क्या होता है, दोनों एक ही नाम है। उसमें ऑक्सीजन बढ़ता है जबकि हाइड्रोजन घटता है। अब चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो 5 नंबर का जो आपका प्रश्न है दोस्तों, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है। निष्कासित हो रहा है दोस्तों, निष्कासित का मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों, निष्कासित हो रहा है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अवकरण हो जाएगा। आप समझिए कैसे निष्कासित हो रहा है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है। ये चीज याद रखिएगा कि निष्कासित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, निष्कासित निकल रहा है, ऐसा समझ लो, जैसे कि आके उसमें जुड़ जा रहा है, निकल जा रहा है, ऐसे समझिए। तो उसमें क्या होगा, अवकरण होगा। और यहीं पे अगर अवकरण के जगह पे अगर आपका अवकरण ना देकर अगर आपका यहाँ पे अपचयन दे देता तो भी सही हो जाता दोस्तों। तो ये अवकरण इसका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला चीजें फंडा समझ में आ गया होगा अपचयन उपचयन का। अब आप जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं करोगे। तो दोस्तों अब 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन को जुड़ना आपको पता ही है, ऑप्शन में नजर आ रहा होगा आपको, ऑक्सीकरण नजर आ रहा है आपको। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी यही आपका सही आंसर हो जाएगा बाकी दोस्तों। और बाकी सब बचा, अवकरण में तो नहीं होता है, ऑक्सीजन घट जाता है। संयोजन और ऊष्माक्षेपी की बात क्यों करें जब हमको ऑक्सीकरण मिल गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 7 नंबर का जो प्रश्न है आपका, कुछ समय पश्चात लोह की वस्तुएं क्यों भूरे रंग की हो जाती है। तो आपको पता होगा कि सुना होगा आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि उसमें जंग लग गया है। और मैं बता दूं, जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया क्यों है आपको आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रही है। समझ में आ रहा होगा आपको। और देखिए ये संयोजन अभिक्रिया होगी। तो आगे देखते हैं ऑप्शंस में हमको क्या मिलता है। सो देखिए विस्थापन के कारण, तो विस्थापन तो होगा ही नहीं।
आयरन ऑक्साइड के कारण। तो भले यहाँ पे वो चीज़ नहीं ऑप्शन में दी गई हो जो मैंने भी आपको बताया कि एक संयोजन अभिक्रिया है। तो अगर पूछता कि आयरन की वस्तु भूरे रंग की हो जाती है किस अभिक्रिया के कारण, अगर अभिक्रिया ही दी हुई होती और कहीं पे अगर संयोजन अभिक्रिया नजर आता आपको तो वो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नजर आ रहा होगा आयरन ऑक्साइड कारण। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जब वो जंग लगता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। आयरन का धातु क्या होता है, ऑक्सीकृत होने के बाद ऑक्साइड बनाता है। तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। और साथ साथ क्या होता है, संक्षारण के कारण, उसी का जंग का ही एक दूसरा नाम संक्षारण भी है, उसको आप बोल सकते हो संक्षारण। तो ये 2 और 3 दोनों कारण यानी कि बी और सी दोनों के कारण आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने या चांदी की वस्तुएं पहनी होंगी, जिनके पास अभी हो सकता है कि वो करंटली पहने हो या फिर मम्मी के पास, पापा के पास, किसी के पास देखी जरूर होगी कि उसमें चांदी की जो चीज़ें जब पहनती है वो, तो वो धीरे धीरे देखिएगा वो काले हो जाती है, काली रंग की पड़ने लगती है। तो इसीलिए इससे क्या समझ में आता है, क्या कैलकुलेशन निकलता है कि संक्षारण के बाद चांदी होती है काले रंग की होने लगती है, काली परत उसमें जम जाती है। ठीक ना, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। लेड, जिसको सीसा बोला जाता है, नाइट्रेट यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का समीकरण है। तो सबसे पहले तो आपको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आना चाहिए और उनका रिएक्शन आना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 का होल 2 होता है और पोटेशियम आयोडाइड का Ki होता है दोस्तों। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो दोस्तों ये जो K है इस Pb को इसके जगह से हटा के डिस्प्लेस कर देगा, एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया शो करेगा क्योंकि K जो है वो Pb से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए। और जो अभिक्रिया बनेगा वो आप लोग को यहाँ 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। और चूंकि आपको सिर्फ अभिक्रिया लिखने से नहीं होता है, उसे संतुलित भी करना पड़ता है, इसलिए जब संतुलित कीजिएगा तो आपको 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है। तो मैं दोस्तों बता दूं, फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन रंग का होता है और जब उसको गर्म करते हो तो वो व्हाइट रंग का बन जाता है। तो ऑप्शंस में क्या देखिएगा, भूरा रंग समाप्त हो जाता है। भाई जब फेरस सल्फेट भूरा रंग का होता ही नहीं तो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। पीला रंग का समाप्त हो जाता है, ये भी तो होगा नहीं। हरा रंग समाप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है काला रंग समाप्त। काला से तो कोई मतलब ही नहीं है, हरा रंग समाप्त हो जाता है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई ये भी प्रश्न पूछ दे फेरस सल्फेट को गर्म करने के बाद वो किस रंग का हो जाता है तो वो व्हाइट रंग का हो जाता है। चीज याद रखिएगा आप लोग, समझ में ना। पहले वो ग्रीन रंग का होगा फेरस सल्फेट, उसको जब हीट कीजिएगा तो वो व्हाइट रंग का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों उपचयन को जो रोकता है उसको प्रतिऑक्सीकारक कहता है दोस्तों, प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है। प्रतिऑक्सीकारक में दोस्तों इनर्ट गैसें भी आती हैं, जैसे कि जो कम रिएक्टिव गैस होती है, जैसे कि N2 हो गया यानी कि नाइट्रोजन गैस हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का अपचयन तथा उपचयन हो रहा है, उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बता दो कि जब भी अपचयन तथा उपचयन कोई भी रिएक्शन में हो तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। आपका ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि अपचयन और उपचयन से बनने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आपको यूं समझना है, इस क्वेश्चन में एक चीज गौर करने वाली बात है। जो भी फॉर्मेट आपका क्वेश्चन में दिया हो, या फॉर्मेट का मतलब सबसे पहले आपका उपचयन दिया हुआ है फिर अपचयन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, यानी कि जो भी आप आंसर दीजिएगा उसका फॉर्मेट सबसे पहले आपका उपचयन का आना चाहिए फिर अपचयन का आएगा। उसी के हिसाब से आपका ऑप्शंस को आपको हिट करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको सही आंसर पता था लेकिन आप पहले अपचयन का आंसर लिखे फिर उपचयन का आंसर लिखे। आपको ऑप्शन में हो सकता है एग्जामिनर ऐसा दे दे, उलट फेलट करके दे दे, तो आप उसको सही कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप पहले पहचाने किसमें अपचयन हो रहा है किसमें उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों उपचयन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ Na जो है वो आगे चल के Na2 और O बन गया है, Na2 और उसके बाद फिर O बन गया है, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया है, यानी कि इसका उपचयन हुआ है। अब भाई ए को पता चल गया तो जाहिर सी बात है दूसरा का अपचयन होगा। इसका उपचयन हुआ है तो इसका उपचयन होगा। तो आप सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप लोग उपचयन लिखिएगा। तो उपचयन किसका हुआ है दोस्तों, Na का हुआ है, तो Na पहले लिखिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डॉट दे दीजिए या फिर डॉट दे दीजिए। उसके बाद फिर आप लोग क्या लिखिएगा,
अपचयन का लिखेगा। तो अपचयन यहाँ पे किसका हो रहा है, O2 का हो रहा है, क्योंकि O2 इधर जाके विलुप्त हो गया है, N2O बन गया है जाके, यानी कि ऑक्सीजन गायब हो गया है। तो यानी कि सबसे पहले Na होगा फिर O2 होगा। तो इसका हम लोग ऑप्शन खोजते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहले Na फिर O2 यानी कि दोनों का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर घुमाया है, दोनों ही चीज है आपका ऑप्शन में आंसर में दिया हुआ है, बस यहाँ पे हेर फेर कर दिया गया है। सबसे पहले आपका क्या कर दिया है, सबसे पहले आपको O2 लिख दिया है फिर Na लिख दिया है, जबकि आपका पहले Na होगा फिर O2 होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग 13 नंबर के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में भोजन का पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे शायद बताना नहीं पड़े, पर मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ कि जब भोजन का पाचन की बात करी जाए तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि वो ये याद रखे कि भोजन खाते तो वो धीरे धीरे टूट जाता है, यानी टूटना यानी वियोजन, इसलिए वियोजन अभिक्रिया। पर जब श्वसन की बात करें तो श्वसन में ऊष्मा छेपी होती है, क्योंकि उसमें हीट निकलती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो इसका 1 नंबर सही हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग इसका रिएक्शन लिखिए। तो मैग्नीशियम है आपके पास, उसमें आपको ऑक्सीजन ऐड करके आपको क्या करना है, रिएक्शन कराना है हीट देकर। तो थोड़ा मोड़ा आप ऐसे तो हीट जलाया जाता है, जब हीट दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं डेल्टा दे देता हूँ, डेल्टा एक हीट का निशानी है, तो हीट दे दिया तो ये बनता है Mg बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, ये आपका संतुलित हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, 2 आपके पास अभिकारक के मिलकर एक उत्पाद बनाए, तो ऐसा कब होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा ऐसा कब होता है मेरे दोस्तों। तो जब आपका संयोजन अभिक्रिया होती है, यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, कहाँ कि आपका क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का, ये रहा आपका संयोजन हो जाएगा। यहाँ पे गलती से 3 नंबर लिखा गया है, यहाँ पे आपको 4 नंबर ऑप्शन कर लेना, 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। पहले नंबर का कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है जब उसमें लोहे धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आए दोस्तों, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसका रिएक्शन लिखने की कोशिश करना है। और रिएक्शन में अभी आपको लिख देता हूँ, आप लोग कैसे रिएक्शन लिखना आता होगा, नहीं भी आता होगा तो देखिए सीख लीजिए। तो रिएक्शन सबसे पहले क्या कहा, कॉपर सल्फेट कहा गया है, तो CuSO4 होगा। उसके बाद प्लस आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें आपको फेरस यानी कि लोहा डालना है, तो Fe डालिए। तो ये जो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा FeSO4 बनेगा, प्लस आपके पास Cu बाहर निकल कर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास FeSO4 बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या है देखिएगा, फिर ये क्या है, फेरस सल्फेट है। ऑप्शन में आपके पास फेरस सल्फेट दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका Cu भी दे सकता था ऑप्शन में, तो ये फेरस सल्फेट आपका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 नंबर का। आप लोगों को तो मैंने रिएक्शन लिखकर दिखा दिया, तो आप कुछ भी क्वेश्चन आए इस रिएक्शन से आप लोग तो बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 16 नंबर का अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या। बस वही क्वेश्चन आ गया आपके पास। अपचयन उपचयन जब हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको याद रखिएगा, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब आप लोग मिलाइएगा तो उसका जो अवक्षेप बनता है ना, उसका जो अवक्षेप का जो रंग बनेगा वो सफ़ेद बनेगा। और मैं इसका रिएक्शन भी लिखकर आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपका रिएक्शन होगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का जो होता है वो होता है Na2SO4 होगा, और ये दोस्तों एक्वस मीडियम में होगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या होगा, एक्वस मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम होगा, ये एक्वस मीडियम में होगा। और रिएक्शन तो भाई एक्वस मीडियम में होता है, क्या सूखा सूखा तो आप लोग कर नहीं सकते हो। एक्वस मतलब क्या, जलीय विलयन, ठीक ना। प्लस आपको करना है BaCl, बेरियम क्लोराइड है ना, BaCl2 होगा, ठीक। ये भी क्या होगा दोस्तों, एक्वस में होता है। अब जब इसको आप लोग रिएक्ट कराइएगा दोस्तों, तब जो आपका प्रोडक्ट मिलकर आएगा वो क्या बनेगा दोस्तों, आपका बनेगा BaSO4 बन जाएगा, और प्लस आपका NaCl बनेगा। यहाँ पे गौर करके देखिए, एक प्रकार का आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है, जो आपको आगे चल के एक्सप्लेन मैंने अच्छा से किया हुआ है। मैंने साथ साथ आपको रिएक्शन भी लिख कर दिखा दिया। इसको अगर आपको समीकरण भी याद रहे ना, ये जो अभिक्रिया लिखना भी याद रहे ना आपको, तो आप लोग इससे ट्रिक लगा सकते हो। यहाँ पे लास्ट में आपका NaCl बना। घर में तो आपने NaCl देखा होगा, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, तो वो नमक जो है वो व्हाइट रंग का होता है। तो इस तरह करके भी आप लोग ट्रिक लगा सकते हो। तो और एक प्रकार का ये भी एक रीजन है व्हाइट होने का। चलिए 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित है। संतुलित वाला तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आता होगा, जिसमें यहाँ पे ना, लेकिन बताने से पहले एक चीज बता दो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है। वो झोल क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा गया है।
क्वेश्चन असल में है कि इनमें से कौन सा संतुलित नहीं है, तो आपको सिर्फ नहीं ऐड कर लेना है। तो जब आप लोग नहीं देखेगा तो ये जो है रिएक्शन 1, 2 और 4 तीनों संतुलित है, बस 3 नंबर का संतुलित नहीं मिलेगा, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग। 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों सीधा सा कहने का बात है कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट एवं को गर्म करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वह क्या होगा, एक प्रकार का अवघटन अभिक्रिया का, लेकिन अवघटन मतलब जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। तो इसमें जब आप लोग हीट दीजिएगा तो आपका जो बनेगा वो CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो देखिए एक आपके पास अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद बना है, तो ऐसा अभिक्रिया क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन का दूसरा नाम अवघटन होता है, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो यानी कि जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप लोग 2K का स्पीड में देख सकते हो। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो इससे रिलेटेड आगे भी एक क्वेश्चन आने वाला है और मैं ट्रिक बहुत सारा बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर मत देखिएगा दोस्तों, आंसर मत देखिएगा। और ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और ऐसा आएगा भी तो आप लोग इसको कर सकते हो। और अगर नहीं सकोगे तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको अगले वीडियो में जो बच्चे कमेंट करेंगे उनका नाम भी लूंगा और आंसर भी बताऊंगा। एक ही समय क्वेश्चन पर, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के डैश डैश मतलब यहाँ पे आपको कुछ भरना है और लिखा जाता है, यानी अभिकारकों को जो है समीकरण की किस ओर लिखा जाता है, और समीकरण का जो डायरेक्शन होता है वो तीर से देखा जाता है। तो ये जो तीर का जो मुंह होता है दोस्तों, वो आपका उत्पाद की तरफ होता है, इधर आपका उत्पाद होता है, ये चीज याद रखिएगा। इधर आपका अभिकारक होता है, इधर आपका अभिकारक होता है। और जो तीर के इस साइड को क्या बोलेगा, जाहिर से बात, इस साइड दायां बोलेगा, इस साइड बायां बोलेगा। तो तीर के इसी साइड को क्या कहेंगे, बायां साइड बोलेंगे, क्योंकि तीर से ही मेजर किया जाता है। तीर के जिधर मुंह होगा उधर उत्पाद बनेगा, पुछिया तरफ इधर आपका अभिकारक होगा, ठीक ना। और ये जो और इधर वाले क्या होगा, इधर दायां साइड होगा, इधर बायां साइड होगा इस तीर से। तो बायां साइड में आपका क्या अभिकारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायां, ठीक ना, या बाईं, यानी दोनों क्वेश्चन वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अम्ल एवं यहाँ भस्म, यहाँ पे क्षार होगा, ठीक ना, गलती से लिखा गया तो यहाँ पे क्षार होगा, ठीक ना। क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जाहिर सी बात है, जब प्लस माइनस शॉर्ट करता है तो तुरंत शॉर्ट होता है, फिर वह शांत हो जाता है। इसका मैंने बहुत सा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आगे चल के टेंशन नहीं है। तो इससे आपको और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्या बन सकता है कि अम्ल और क्षार जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, पर बहुत जगह पे क्या करेगा, एक अम्ल दे देगा आपको और एक क्षार दे देगा, और आपको लिख देगा ये कैसी अभिक्रिया है। तो वो चीज आप लोग समझ लीजिएगा और उसको उदासीनीकरण कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना आपको। 23 पर आते हैं, किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। अरे यार, जिसमें हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। तब से तो यही पढ़ ही रहे हैं, आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे का आपका क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर डैश धातु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आए, जब भी कोई आपके पास एक कंपाउंड दिया होगा, यौगिक दिया होगा, उसमें से कोई आप धातु डालिएगा और पूछेगा किस धातु की प्राप्ति होगी, तो जाहिर से आप लोग डायरेक्ट कुछ मत कीजिएगा। बस आपको एक सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए, जो कि मैं थोड़ी देर इसके बाद ही मैं कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मैं सक्रियता श्रेणी भी बताऊंगा आपको। तो वो सक्रियता श्रेणी याद रखिएगा और देखिएगा कि क्या वो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या है, एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा। विस्थापन का अभिक्रिया कब होती है, जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो वो क्या होती है, एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पे एक विस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एक विस्थापन अभिक्रिया क्वेश्चन होगा। कैसे होगा देखिएगा, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट का तो फॉर्मूला आपको आता ही होगा। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 होता है, ठीक। उसके बाद फिर आपके पास Cu है, Cu को जब आप लोग इसको रिएक्शन कराइएगा तो आपके पास बनेगा Cu, क्योंकि Cu जो है ये अधिक अभिक्रियाशील होता है Ag से, इसीलिए इसको विस्थापित करके ये
CuNO3 बन जाएगा, CuNO3 के साथ बैठ जाएगा तो CuNO3 बन जाएगा दोस्तों, प्लस में आपका Ag को बाहर कर देगा। तो कि इसका ओवरऑल क्या कहने का मतलब है कि आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जब रिएक्शन लिखना आ जाएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, और विस्थापन अभिक्रिया का क्या क्राइटेरिया होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व तो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो चेक कीजिएगा कि जो धातु आप लोग डाल रहे हैं वो क्या इस जो कंपाउंड जो है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, उसमें से जो धातु है जैसे सिल्वर है तो ये कॉपर सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तभी वो सिल्वर को यहाँ से हटाएगा और ये रिएक्शन होगी। अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि सिल्वर ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है, ऐसा अगर होता, ऐसा तो होता नहीं है, अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पे कॉपर होता और यहाँ पे सिल्वर होता तो ये अभिक्रिया नहीं होती। समझ में आ गया आपको। ये कौन सी धातु की प्राप्ति होती, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें Ag का Ag ही रह जाता, लेकिन यहाँ पे कॉपर है और चूंकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है सिल्वर से, इसीलिए ये क्या करेगा, सिल्वर को निष्कासित कर देगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले देखिएगा जो धातु डाला है वो अधिक अभिक्रियाशील है कि नहीं सिल्वर से, अगर है तभी वो क्या करेगा, उसके कंपाउंड से उसको विस्थापित कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि कंपाउंड का जो आपका धातु है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही निकालेगा, सिल्वर निकालेगा। बस वो जो आपका जो धातु आप लोग डाल रहे हो उस रिएक्शन में वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए कंपाउंड के अभिक्रियाशील से। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लाल तत्व आयरन का जलवाष्प में, सीधा सा कहने मतलब है जब आप आयरन को गर्म करते हो, लोहा जब पूरा लाल होता है तब जब जल डालिएगा, जल की वाष्प होता है, उसमें जब वाष्प डालते हैं आप लोग या फिर जल छिड़कते हो तो वो क्या बनता है, कौन सा युग्म बनता है दोस्तों, Fe3O4 बनता है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। तो ये सोडियम जिंकेट हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक क्या गया लिखने में, यहाँ पे O का जगह पे O के बाद 2 लिखना भूल गया, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक ना। तो इसे हाथ से बनाया हुआ ऑप्शन है और बहुत सारा आप लोग का क्वेश्चन इधर उधर से पिकअप किया गया है, तो आपको यही सारे एग्जाम में आएगी, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक ना। चलिए आगे 27 का क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। सबसे पहले परिवर्तन की बात करें तो यूँ देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो फिर से नहीं बन सकता, और भौतिक परिवर्तन में जो फिर से बना जा सकता है। तो क्या दही बनने के बाद फिर दूध प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, यानी कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जो आपका यहाँ पे दिया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा, दोनों तो कभी नहीं हो सकता है कुछ केसेस में हो जाता है, जैसे मोमबत्ती को हम लोग रखते हैं दोनों परिवर्तन में, जब जलेगा तब वो रासायनिक और जब वो पिघलेगा तो वो भौतिक होता है, और भी बहुत सारे कर्पूर भी हो जाता है। तो ऐसे तो दोनों तो होगा नहीं, इसका बात किया गया, दूध का बात किया इसीलिए, और भौतिक परिवर्तन तो है ही नहीं, कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको 3 नंबर ऑप्शन पहले से ही मिल चुका है। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, प्रक्रिया हो सकता है, फिर क्रिया लिखा हुआ है, तो सीधा से कहना है कि लोहा को जिंक में लेपित करने की जो आपकी क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे 29 नंबर प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। तो दोस्तों बताइए दहन अभिक्रिया आपको कौन सा होगा, पेट्रोल का जलना होगा। तो एक चीज़ देखिए, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब ज़्यादा आपको दिमाग लगाना चाहिए, ये सब ऐसा नहीं कि आपको बुक में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, सब में आप लोग अच्छे से नंबर ला सकते हो। पेट्रोल का जलना, मोम का पिघलना, जल का उबलना, कोई नहीं, तो कोई नहीं को तो सबसे पहले आप लोग साइड कीजिए। जल का उबलना देखिए तो क्या है, दहन अभिक्रिया, दहन मैंने जल, जो अभिक्रिया जलती है, उस तरह करके याद रखिए कि जो अभिक्रिया जलती है, इस तरह की ट्रिक लगाइए। तो क्या जल का उबलना, क्या जल सकता है कभी, क्या उबल रहा है तो फिर भी क्या वो जल जाएगा। आप उबलते हुए पानी को भी अगर आप में आग में डालिएगा तो आग बुझ जाएगा, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। मोम का पिघलना, मोम का जलना बोलता तो फिर सोचते, लेकिन पिघलने की बात की गई है तो ये भी नहीं हो सकता। पेट्रोल का जलना, यहाँ पे जलना वर्ड आया है, यानी कि पेट्रोल आपका का जलना, ये सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इस तरह। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से याद रखिएगा जो अविलेय प्राप्त होता है, ये चीज समझिए कैसा क्वेश्चन है सो। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब क्या होता है, जब कोई भी अभिक्रिया होती है उसके बाद कोई अवक्षेप मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक अभिक्रिया जो जल में हो रहा है, तो जब भी वो उत्पाद बना ना, कोई ऐसा मान लीजिए ऐसा उत्पाद बन गया कि जल में अविलेय हो जाता है, तो वो क्या होता है, जहाँ भी जिस भी बीकर में वो अभिक्रिया हो रही है उस बीकर के तल में वो चीज़ जाके बैठ जाता है, जमा हो जाता है, जल के साथ घुलता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अविलेय हो जाता है, इसलिए अविलेय होगा। इस तरह करके ट्रिक ला के आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों, और ये एक प्रकार का रीजन भी है, रीजन के साथ में ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद
देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक कहलाते हैं। तो वो दोस्तों वो जो होता है वो आपका विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है, और ये बहुत ही पावरफुल बॉन्ड होता है मेरे दोस्तों। विद्युत बहुत ही क्या मतलब सहसंयोजी से और बाकी सबसे मजबूत होता है विद्युत संयोजी बॉन्ड, ठीक ना। और ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, कि भाई तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इस तरह की जब भी बात की जाए तब आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है मेरे दोस्तों? आपका विद्युत संयोजी, या फिर जिसको हम लोग जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोलाते हैं इंग्लिश से, वो वाली अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर कहे कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो यौगिक बनता है वो सहसंयोजी यौगिक बनता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। मैं पॉसिबिलिटी जितने भी सारे इन क्वेश्चन से और क्वेश्चन बनने की हैं वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे 33 का क्वेश्चन देखते हैं। पहले 32 देखते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा पदार्थ अवकृत होता है। जैसा कि मैंने बहुत पहले आपको बताया था, ये क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है दोस्तों। तो रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया आपको सही कर देना है दोस्तों। आगे देखते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? जब भी याद रखिएगा, जस्ता क्या है? एक प्रकार का धातु है, और तनु अम्ल है। जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तो आगे चैप्टर में पढ़ेगा आप लोग, वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देनी। H2S का करेक्ट हो जाएगा आंसर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग इसका रिएक्शन भी लिखना चाहो तो इजी वेब से लिख सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 34 का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि लेड नाइट्रेट को जब आप लोग गर्म कीजिएगा तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा दोस्तों? तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपका जो होगा वो आपका NO2 और O2 ये गैसेस आपको निकलेगी, ये चीज़ बनेगी दोस्तों। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 34 का। आप लोग 34 का आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों सही आप लोग कैसे पहचान कीजिएगा? तो इन सब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर 5H2 है तो उसके साथ ये नहीं लगेगा, 10H2 है तो उसके साथ ये 10 इसे तो यही सही आंसर है, समझ में आया ना आपको। और अगर जैसे 7H2 है तो उसके साथ ये नहीं होगा, 2H2 है तो उसके साथ ये नहीं होगा। इस तरह करके आप लोग देख सकते हो। आप लोग ये सब फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा। इसका 2 नंबर का ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? कहा गया है अपघटन, यानी कि फिर से आपको वो 3 को तीर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए अपघटन लिखा हुआ है, तो सॉरी ये मैं कहाँ भाग गया मैं थोड़ा सा, ऐसा बात नहीं है। अपघटन दूसरी कुछ होता है दोस्तों, अपचयन में उपचयन में चला गया था, पर ये अपघटन की बात की गई है। तो अपघटन अभिक्रिया कौन सी दोस्तों? ये 3 नंबर का जो नजर आ रहा है आपको, ये एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है मेरे दोस्तों। अवघटन अभिक्रिया तो आपको पता ही होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखिए ना इस तरह से। अवघटन अभिक्रिया है, तो ये 3 नंबर ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 36 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? फिर वही रेडॉक्स, जहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों नजर है वहाँ पे रेडॉक्स होगा। तो देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है CaO, उसके बाद HCl है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो Ca जो है आपके पास इधर अभिकारक की ओर, उससे ऑक्सीजन हट के आपके पास HCl जो है वहाँ पे जाके जुड़ जा रहा है, जो Cl है वो यहाँ से हट के यहाँ पे माने Ca पास जुड़ जा रहा है। तो एक प्रकार ये देखिए एक प्रकार का ये रेडॉक्स अभिक्रिया, इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक ना। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा ही नहीं होता है कि अपचयन उपचयन हो रहा है सिर्फ, मतलब बात समझिए, ऐसे तो अपचयन उपचयन ही होता है, पर अपचयन उपचयन का मतलब आप लोग को क्या पता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास से आप लोग जानते हो, पर यही इनफ नहीं है। अपचयन उपचयन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अपचयन उपचयन का कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही सब का घटोत्ती और बढ़ोतरी नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही घटोत्ती बढ़ोतरी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन का भी घटोत्ती बढ़ोतरी होती है, जो कि आप लोग ऊंचे क्लास में सीखिएगा। फिलहाल अभी इतना जानिए कि ये वाला जो रिएक्शन है आपका, वो रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। 2 नंबर का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि सीधा सा बात है कि अपचयन उपचयन सिर्फ आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखकर ही डिसाइड नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी जिसमें हीट रिलीज होगा। तो मैंने बताया था जब श्वसन करते हो आप लोग तब हीट रिलीज होता है। यहाँ पे अगर आपका भोजन का पाचन हो जाता तो आप यहाँ पे ये बात नहीं, भोजन का पाचन किसी अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया याद रखिएगा, पर श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 39 का क्वेश्चन में आते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करता है? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2O का उपयोग किया जाता है। आप लोग को ये चीज़ पढ़ा होगा, जैसे आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? विकृत गंधिता मतलब वही जब आप वसा युक्त कोई खाद्य पदार्थ को रख देते हो खुला तो उसमें विकृत गंध करने लगता है, यानी कि बहुत दुर्गंध आता है दोस्तों। आप लोग को पता ही होगा, जैसे अचार कभी खराब हो जाए, चावल वावल सड़ जाए तो कैसा लगता है, उसी को गंध कहा जाता है और बहुत ही दुर्गंध कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम विकृत गंधिता। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका क्या होता है, उपचयन हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिखने में कम, इसलिए छोटा सा नीचे तरफ तीर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद वाला तीर किसके लिए होता है? ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद वाला हाइड्रोजन के लिए। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, जाहिर सी बात है। अगर ये तीर डाउन है तो ये वाला ऊपर होगा, ऊपर यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि खाद्य पदार्थ खराब होता है तो उसमें क्या ऐड होता है? तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो खराब हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन से दूर कीजिएगा, दूर करके रखिएगा, तभी आपका वो खाद्य ज़्यादा लंबे समय तक वो टिका रहेगा। इसीलिए चिप्स विप्स की थैली में ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 का क्वेश्चन में आते हैं। तो 42 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करते। बात तो सही है भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबको खाना तो जरूरी है, इसीलिए वो भी खाना बनाते हैं इस माध्यम से। अपना भोजन तैयार करते हैं भाई, सही, अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों प्रकाश की बात की गई, इसलिए प्रकाश रासायनिक। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। फिर से मैं पढ़ता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट जो कि मैंने आपको बताया था, और जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड, अविलय की जब बात करें यानी कि एक प्रकार क्या है, ये क्या एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अवक्षेप बनता है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड ये जल में घुलनशील हो जाएगा और ये अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, विलय से पृथक हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अरे तो मैंने वही तो बताया आपको कि यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 के प्रश्न पर आते हैं। समीकरण के बाईं और दाईं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो ये क्या होगा दोस्तों, जब भी तीर के इधर दाईं ओर, इधर बाईं ओर, इधर दाईं ओर और इधर बाईं ओर, जब भी वो सारे परमाणुओं की संख्या सब कुछ समान हो तो वो क्या होगा, एक संतुलित समीकरण कहलाएगी। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे 45 के प्रश्न पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका संकेतों के रूप में, अणुओं के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो दोस्तों समीकरणों के रूप में क्या कहा गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कहा गया है। अब यही अगर कहता है रासायनिक उत्पादों या फिर अभिकारों को किस रूप में किया जाता है, तो उनके जो संकेतों के रूप में किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होता है। लेकिन पूरी रासायनिक अभिक्रिया की बात की गई है तो ये रासायनिक समीकरण के रूप में, इसलिए 2-3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 प्रश्न पर आते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 या अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ये आपको पता होगी। आगे बढ़ते हैं। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं दोस्तों। ये जो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा 47 का। 46 पर बात 47 के बाद 48 आता है, हमें तो घट गया। चलिए क्या लिखा हुआ है, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो दोस्तों इसका आपका 2 ऑप्शन हो जाता है, एक AgCl और एक AgBr। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा। ये सब क्या है, एक प्रकार का एक वियोजन, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें सूर्य का प्रकाश डालने पर इसमें क्या होता है, वियोजन हो जाता है। तो AgCl हो गया, फिर यहाँ पे अगर AgBr हो जाता तो वो भी सही होता है, इसके जगह पर ये होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे का जो प्रश्न है आपका 49 का, वो अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते कहलाते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं दोस्तों, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ईजी है, 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ संयोग कर क्या बनाता है? ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि जो आपका 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाएं गलत हैं। MgO होता है। समझ में आ रहा आपको? चलिए 51 पर आते हैं। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? बस मैंने जो आपको सक्रियता श्रेणी लिखाया था, आप लोगों ने आई होप कि नोट कर लिया होगा, पर मेरे जो आलसी दोस्त हैं जो जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया, मैं आपको फिर से लिख के देता हूँ। ये रहा। सबसे पहले आपका क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले आपका क्या आता है, यानी पोटेशियम आता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद आपके पास सोडियम आता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, Na होता है सोडियम का। उसके बाद आपके पास कैल्शियम आता है, उसके पास आपके पास Al यानी कि एल्युमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर Fe आता है यानी कि लोहा आता है, फिर Pb आता है आपके पास, फिर Pb के बाद आपके पास Pb आने के बाद फिर आपके पास H आता है। ये चीज़ आपको पता होगा, Pb को आने के बाद थोड़ा सा H आता है। स्किप हो गया ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। वो ऐसा हुआ कि मुझे लगा इसमें वीडियो स्टॉप हो गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए मैं फिर से आपको लिख देता हूँ, कोई नहीं, थोड़ा मोड़ा होता है, लंबा वीडियो है इसलिए, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये रहा के होता है, उसके बाद फिर Na होता है, फिर Ca होता है, फिर Al होता है, फिर जिंक होता है, फिर Fe होता है, फिर Pb होता है, फिर H होता है, फिर Cu होता है। फिर Cu मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, वो कॉपर। उसके बाद फिर आपका Hg होता है, फिर Ag होता है। Hg का मतलब होता है मरकरी, जिसको पारद भी बोलते हैं। मरकरी का कभी दूसरा नाम पूछे तो पारद हो जाएगा। फिर Au होता है। ये घटती हुई सक्रियता श्रेणी, सबसे ज़्यादा इसकी सक्रियता, उसके बाद कम 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 कम, सबसे कम Au का। ये चीज़ आपको पता होगी। तो क्वेश्चन में आपका कहा गया था दोस्तों, क्वेश्चन में कहा था क्या कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर ढूंढिए दोस्तों, तो कॉपर आपका Cu यहाँ पर है और आयरन आपका यहाँ पर है, यानी आयरन कॉपर से पहले आता है। तो क्या कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है? नहीं है। अगर कॉपर आयरन से पहले अगर इधर कहीं पे होता तब जाके वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कॉपर के पास फेरस को जो है हटाने की टेंडेंसी नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका सही आंसर। 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हटाने की टेंडेंसी मतलब समझ में आ गया कि अगर कभी आपके पास ऐसा दे दे कि फेरस का कोई मतलब आयरन का कोई अगर आपके पास यौगिक है मतलब कोई यौगिक है, और आपके पास अगर आपके पास Cu कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो Cu उसको हटा नहीं पाएगा फेरस से। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से सबसे कम है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों फ्लोरीन का। मैं इसका सीरीज भी लिख देता था कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर Cl का, फिर Br का, फिर आयोडीन का। ये सब आप लोग डिटेल में 11th क्लास में पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 के आते हैं। एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा कार्य करता है। तो H2O2 ठीक नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ते हैं दोस्तों, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन को ट्रिक लगाना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। चलिए 54 पर आते हैं। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो दोस्तों मैं बता दूं, वो एक कार्बोनिक अम्ल बनाती है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जब भी बोला था, जब ये सब एक प्रकार का पर्यावरण विज्ञान का, तो ये सब आप लोग दिमाग लगा के बना सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। अब जैसे भाई मैग्नीशियम वाला कोई पूछ दे, तो कोई भाई बहुत सारे बच्चे मैग्नीशियम को तो भाई लैब में करके देखे नहीं, तो मैग्नीशियम वाला कैसे जवाब देंगे? पर ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मोमबत्ती है, मोमबत्ती सब जानते होंगे, केरोसिन सब जानते होंगे, कोयला सब जानते होंगे, मीथेन गैस भी मतलब यूँ समझ लीजिए ना, LPG वगैरह ये सब याद रख लीजिए मीथेन की जगह पे। समझ में आ रहा हो आपको? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा हुआ है, इसलिए पर्यावरण विज्ञान आप लोग आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन इनमें से कौन सा बिना ज्वाला के जलती है? मोमबत्ती भाई ज्वाला देती है, यानी ज्वाला मतलब क्या, जिसमें लोह निकलता है, बोलते हैं ना देहाती में लोह, जैसे मोमबत्ती है ऊपर ठोम इस तरह करके जलता है, तो इसी को लोह कहा जाता है। केरोसिन तेल भी पूरा जोर से जलता है। कोयला आप लोगों ने देखा होगा, भले थोड़ा मोड़ा जलता है जब तक कार्बन नॉर्मल रहता है, देखिएगा जैसे तो पूरा कोयला कार्बन का ही बना है, तो जब तक उसमें अशुद्धियाँ होती है तब तक जलती है। पर जब वो कोयला सिर्फ बचता है तो देखिएगा सिर्फ वो कुछ देर बाद, कुछ देर धुआं आने के बाद, कुछ दिन थोड़ा देर जलने के बाद, थोड़ा देर जलने के बाद देखिएगा वो सिर्फ लाल लाल नजर आएगा, उसमें ज्वाला नहीं आती है। तो इसलिए 3 नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। और मीथेन का जैसे LPG याद रखिए, LPG देखिएगा लोह देती है, ज्वाला देती है, इसलिए
4 नंबर भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। चलिए 56 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? अवकारक का गुण मतलब आप लोग को यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते 57 के प्रश्न पर है। 57 का जो आपका प्रश्न है मेरे दोस्तों, 57 का आपका क्या प्रश्न देखिए, सोडियम की परमाणु, अरे कितना इजी क्वेश्चन है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 2 नंबर का ऑप्शन 11 होती है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला तो लिखना आता ही होगा, NaOH। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों क्या है, एक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो ये क्या एक अम्ल है, एसिड है, एक एसिड है तो एक बेस है। मैंने बताया था जब एसिड और बेस मिलता है तो वो एक न्यूट्रल बनाता है, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया शो करता है, इसलिए ये 2 नंबर का ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हो सकता है कि आपको अम्ल और क्षार ना लिखकर क्वेश्चन में कोई एक अम्ल का कोई कंपाउंड लीडर, क्षार का कंपाउंड लीडर पूछ दे कौन सा अभिक्रिया, तो बताइए, तो सेम वही क्वेश्चन था कि नहीं? तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। चलिए अब हम लोग 59 के प्रश्न पर आते हैं। उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखे। उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो आपका CO होता है और H2O होता है, ये सब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। उभयधर्मी जो अम्ल क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करेगा, Al2O3 होता है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? अब भाई सीधा सा बात है, फेरस सल्फेट को यानी फेरस के यौगिक को कौन सा धातु उसे विस्थापित करेगी? जाहिर सी बात है, जो फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा यानी लोहा से जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, तो लोहा से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन था? Cu तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग थोड़ा देर पहले बात किए हैं। Ag तो एकदम ही नहीं होगा, लास्ट में आता है। उसके बाद सन, Sn भी नहीं होगा। सन ऐसे तो मैंने शायद नहीं लिखाया था, पर Sn भी बहुत पीछे है इसकी फेरस से। बचा जिंक बहुत ही अभिक्रियाशील होता है एक प्रकार से, क्योंकि फेरस के ऊपर ही जिंक आता है, जस्ट ऊपर में आता है, तो इसीलिए ये उसको हटा सकता है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका, 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपचयन वो अभिक्रिया है जिसमें, अब भाई बात सही है, अपचयन इसमें ऑक्सीजन का योग, सेम फिर वो अपचयन वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने पहले बताया 3 तीर ड्रॉ कीजिए आप लोग। अपचयन थोड़ा सा दिखने में छोटा है, इसलिए इसको डाउनवर्ड कीजिए। उसके बाद और 2 तीर ड्रॉ कीजिए, तो एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा। तो ये ऑक्सीजन के लिए था, एक हाइड्रोजन के लिए था। तो देखिए ये तो आपका अपचयन और उपचयन के लिए था, तो ये डाउनवर्ड है, यानी कि अपचयन का बात किया गया है। और यानी कि ऑक्सीजन में ये देखिए तीर ऊपर की तरह, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक है भाई। और देखिए आगे ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन का वियोग होगा। वियोग माने क्या, कमी। और देखिए इस जब आपका जब उपचयन की बात करेंगे तो इसमें देखिए हाइड्रोजन घट रहा है, यानी हाइड्रोजन का भी वियोग होगा। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपचयन उपचयन सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखकर ही आप लोग निर्धारित नहीं कर सकते हो, और भी कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1 2 3 ये जो तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये 4 नंबर का ऑप्शन आपको जो यहाँ पे सभी नजर आ रहा होगा, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन पर आते हैं। रासायनिक रूप से जंग है। जंग क्या है? रासायनिक, उसका रासायनिक रूप आप बताइए। जंग का भी तो कोई रासायनिक रूप होगा ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, तो जंग का जो रासायनिक रूप होता है दोस्तों, वो आपका होता है हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड होता है। फेरस नहीं, फेरिक ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगा, फेरस और फेरिक बहुत बड़ा अंतर है इसमें। फेरिक की बात करें तभी रासायनिक रूप होगा जंग का। फेरिक याद रखिएगा, हाइड्रेट तो सेम दे देगा, ऑक्साइड भी सेम दे देगा, पर फेरस और फेरिक में घुमा देगा आपको। याद रखिएगा कि इसमें फेरिक होगा, तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 64 के प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? सीधा सा बात है भाई, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है। तो दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन आपका HNO2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 65 का प्रश्न है, SnCl2 है। तो दोस्तों SnCl2 जो है दोस्तों एक प्रकार का अवकारक है। क्या है? एक प्रकार का अवकारक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे 66 का प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। बार बार अपचयन उपचयन का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास है, यानी कि ऑक्सीजन घट रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन अगर घटेगा तो हम लोग पास ट्रिक है, इधर वाला बढ़ेगा और इधर वाला बढ़ेगा। तो इधर वाला यहाँ पे ऑक्सीजन तो इधर वाला हाइड्रोजन होता है, इधर वाला उपचयन होता है। तो तीर ऊपर की तरफ है, यानी कि बड़ा वाला वर्ड। तो बड़ा वाला वर्ड क्या है दोस्तों? अपचयन होता है, यानी कि क्या होगा? अपचयन होगा।
तो यानी कि दोस्तों क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपचयन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। CT7 पर एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व का नाम बताइए। सीधा सा बात है, वो कॉपर है दोस्तों, क्योंकि कॉपर एक चमकदार होता है, वो भूरे रंग का। तो आप लोगों ने कॉपर का तार देखा होगा जो कि भूरे रंग का होता है। अगर आप लोगों को देखा होगा कि वो धीरे 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 अगर वो कभी संचारित होता है, फिर वो गर्म होता है, उसमें आप बिजली प्रवाहित करते हो, धीरे धीरे गर्म होता है तो वो काला पड़ जाता है। तो वो काला क्यों पड़ता है, गर्म के कारण, हीट के कारण, और भी बहुत सारी अभिक्रिया होती है, इसीलिए वो कॉपर होगा इसका सही आंसर। आगे देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक अभिक्रिया दिया हुआ है ZnO+C दिया हुआ है, उसके बाद जिंक बन रहा है, फिर CO बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसको देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, कार्बन उपचेत हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यही वाला सही होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है सो, और 2 नंबर के ऑप्शन में ZnO उपचेत हो रहा है और कार्बन, मैंने सीधा सा बात है अपचयन उपचयन का क्वेश्चन है, ऑप्शन देके पता चला। तो अब देखिए किस में अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो देखिए ZnO में इधर जाके ऑक्सीजन घट जा रहा है, ऑक्सीजन की घटाव यानी कि इधर वाला और इधर वाला बढ़ेगा। तो हमको तो हाइड्रोजन से कोई मतलब है नहीं, तो इसको भूल जाते हैं। इधर वाला देखते हैं, जब इधर वाला डाउन है तो इधर वाला अप होगा, अप यानी बड़ा वाला वर्ड यानी कि अपचयन, अपचयन हो रहा है, यानी कि Zn का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, Zn का अपचयन हो रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो अब ऑप्शन में मिलाते हैं, हमारे पास है कार्बन उपचयित हो रहा है, बात सही है, कार्बन उपचयित है, यानी 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का Zn उपचयित हो रहा है। दोस्तों ये तो ऐसे भी गलत ही है, पर मैं एक चीज़ बता दूं कि इस रिएक्शन में एक चीज़ बताइए, तो जिंक अपचेत, जैसे कि मैंने बोला कि जिंक अपचेत हो रहा है, तो जिंक अपचेत हो रहा है कि ZnO अपचेत हो रहा है, बताइए ना एक चीज़ हमको। तो मैं बता दूं कि Zn अपचेत हो रहा है, ना कि ZnO अपचेत हो रहा है। तो इसीलिए इसका ये क्या हो जाएगा, इसका जो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उतना दिमाग मत लगाइए आप लोग, सीधा से रखिए कि 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे सो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसका ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका 68 का, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होगा, कार्बन उपचयित होगा, समझ में आया, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं भी थोड़ा सा सोच में आ गया था। 69 के क्वेश्चन पर आते हैं। काली चूना चूना देखिए, उतना छोड़िए, सीधा से याद रखिएगा CaO को दोस्तों क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके हमको बताइएगा। CaO को दोस्तों और हम लोग क्या बोलते हैं, CaO को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो बुझा हुआ चूना पर जब जल डाला जाता है तब प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप लोग घर में सफ़ेदी करने के लिए चूना लाते हो तो CaO के रूप में रहता है, वो जल डालते तो वो अचानक से खोलने लगता है, उबलने लगता है, अचानक से नहीं, थोड़ा देर बाद। तो एक उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहलाती है, इसीलिए हीट का रिलीजन होता है, इसीलिए ये दोनों का समय करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है सो, अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया, फिर से वही क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। 70 नंबर का रिपीटेड हो रहा है सिर्फ। वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों क्वेश्चन में, आप लोग यहाँ पे इसका ऑप्शन मत देखिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। लिख लीजिए कॉपी में, प्रति ऑक्सीकारक, और यही आपको एग्जाम में देगा या फिर आपको दे देगा अक्रिय गैसें, ये दोनों में से एक चीज़ दे देगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, प्रति ऑक्सीकारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 का क्या लिखा, तेल के एक ताजे नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस को किया जाता है। बात है अक्रिय गैसों का, तो इनमें से सबसे अक्रिय गैस दोस्तों नाइट्रोजन होता है, इसलिए N2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 रासायनिक समीकरण, यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण है में उत्पाद है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन है इसमें, H2O उत्पाद है। बोलेगा सर दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे सर 2H2O है। अरे दोस्तों 2 से क्या मतलब है तो H2O है ना, जल के 2 अणु 2 मोल, तो ये इसलिए क्या बनेगा, एक जल बनेगा, यानी कि ये 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 का रासायनिक समीकरण इतना में MgO की भौतिक अवस्था होगी। तो दोस्तों एक प्रकार से ये ठोस पदार्थ है, कभी ये थोड़ा सा पाउडर के रूप में भी आता है। पाउडर क्या होता है, एक प्रकार का ठोस ही होता है, तो ये ठोस रूप में होगा, 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये व्हाइट कलर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 का हमारा हो चुका है। 5 नंबर का देखते हैं। 75 का रासायनिक समीकरण के तीर का
सिरा होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया तीर का सिरा उसके उत्पाद की ओर होता है, यानी कि उत्पाद की ओर। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको सारे ऑप्शंस को करेक्टली अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों अगर मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियो, मेरा क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जाहिर सी बात है 45 मिनट से मिनिमम कितना हो गया होगा, हाँ 45 मिनट अबव हो गया। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा जरूर। हाँ वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप लोग 2K का स्पीड में डाल लीजिए और देख सकते हो, ये सब 2K स्पीड में आप लोग देख सकते हो, ना कि क्योंकि ये सब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए आप लोग कर सकते हो 2K के स्पीड में। किसी अब देखिए 76 का क्वेश्चन, किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। देखिए इसमें तो ऑप्शन पूरा भी नहीं किया गया है, ये दामोदर सर का लिखा हुआ है तो शायद उनको ऑप्शन नहीं मिला था। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे न्यूटन लिख दीजिए, जो मन से लिख दीजिए ना, पर इसका सही आंसर द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी यूँ समझिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान कहीं भी नहीं जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 यानी 77 का, किसी रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है। ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि CaCO3 यही जो होता है ये दीवारों को चमक लाने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ये बनती है और ये चमक लाती है दीवारों में। क्योंकि आप लोगों ने देखा हो घर में जब चूना करते हैं कुछ दिन बाद उसमें चमक आती है। तो ये इसका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो 78 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 79 वाला भी क्वेश्चन है। आपको इसको बुक में कर लेना है, बुक को पढ़ लेना है। और मैं इसको बता दूं, इसका जो आपको मिलेगा वो आपको पेज नंबर, मैं आपको बताया तो आपका NCERT का जो साइंस का बुक है क्लास 10 का, वो पेज नंबर 13 में मिलेगा, आपको 13 में मिल जाएगा। आपको उसको जाके पढ़ लेना है। फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है 1 और 2 का नाम बताइए। तो 1 नंबर में दोस्तों जो है आपका वो आपके पास आप लोग इसको एक बात बोले, इसको आप लोग पढ़िएगा तो बेटर है, क्योंकि इससे बहुत तरह के 9 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन कर सकते हैं। ये जो बीकर जैसा दिख रहा है, एक प्रकार का बीकर नहीं है, चाइना डिश बोला जाता है इसको, चाइना डिश है। तो मैं सिर्फ ये चीज़ आपको बता दूँ, इसको चाइना डिश बोला जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ता हूँ। 79 का भी प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। ये भी देखिए सूर्य का प्रकाश इसमें आएगा। ये क्या एक प्रकार का चाइना डिश है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें AgCl या फिर AgBr को रखा जाता है। तो वो AgCl को रखिएगा तो Ag और Cl में टूट जाएगा, और अगर यदि आप AgBr को रखिएगा तो Ag और Br में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, 1 नंबर का चाइना डिश हो जाएगा, 2 नंबर का AgCl हो सकता है, AgBr भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों बेसिकली तो क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ तो AgCl दिया हुआ है, इसलिए यहाँ जो आंसर AgCl दिया हुआ है, लेकिन आप लोग AgBr भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर AgCl बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो आपको मिलेगा, ये जो आपको 79 का जो प्रश्न मिलेगा वो आपको पेज नंबर आपको मिलेगा 10 नंबर में मिलेगा, पेज नंबर 10 में मिल जाएगा क्लास 10 का साइंस में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। एक रिएक्शन दिया हुआ है, जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ये आएगा ही एग्जाम में। किसी चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। अभी तक तो आप लोगों ने सोडियम को जानते होंगे, पर शायद बहुत सारे बच्चे लिथियम को भी जानते होंगे, पर जो नहीं जानते वो लिथियम को भी काट सकते हैं, ठीक। लिथियम एवं सोडियम दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों ही बहुत अभिक्रियाशील है, ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों Hg जो है मरकरी, जिसको पारद बोला जाता है, वो कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोमीटर में इस सब का यूज़ किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Fe2CO3 प्लस 2L और जो Al2O3, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, इसको छोड़िए ना। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, आप लोग अभिक्रिया को पढ़ लीजिएगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो गौर करके देखिए। जो Al है वो Fe को इसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है और उसके जगह पे बैठ जा रहा है, और वो Fe को बाहर निकाल दे रहा है। यानी कि एक प्रकार की दोस्तों ये एक प्रकार का विस्थापन कर रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 का, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट, यानी नमक के घोल में NaCl का जो आपका एक्वस विलयन है उसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट जो है, आपका सिल्वर नाइट्रेट तो मैंने आपको बताया, का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेपण उत्पन्न होता है, वह कौन सा अभिक्रिया है?
तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है ये एक प्रकार का आपका अवक्षेपण अभिक्रिया शो करेगा। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन फॉर्मेट मिलेगा ना, क्या होगा कि NaCl घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप बनता है। जब भी अवक्षेप की बात करें, अवक्षेप की, सीधा सा आंख बंद के जब भी आपको ऑप्शन में अवक्षेपण अभिक्रिया नजर आए और क्वेश्चन में जब पूछे अवक्षेप किस प्रकार की अभिक्रिया है, जब आपको अवक्षेपण नजर आए तो सीधे अवक्षेपण मार दीजिएगा। ये ट्रिक है एक प्रकार का। चलिए 85 पर आते हैं। चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO प्राप्त होता है। या किस प्रकार की इस अभिक्रिया को कहते हैं। जाहिर सी बात है, सेम बात है, किस प्रकार की अभिक्रिया पूछ सकता है या फिर इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, चूना इसमें हम लोग उष्मा दे रहे हैं तो इसमें हमको उष्मा देना पड़ रहा है, यानी कि ये क्या रहेगा, एक प्रकार का उष्मा शोषी रिएक्शन है। पर ऑप्शन में तो उष्मा शोषी है नहीं, तो ये और देखिए उष्मा शोषी है नहीं, तो ये पहले क्या था, चूना पत्थर था। चूना पत्थर से दो उत्पाद में टूट रहा है, यानी कि 1 से 2 बन रहा है, यानी एक प्रकार का वियोजन हो रहा है, इसलिए 2-3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही अगर उष्मा शोषी अगर रहता ऑप्शन तो उष्मा शोषी भी सही हो जाता। ये सब ट्रिक लगाने की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका जो प्रश्न है दोस्तों 85 का हुआ ना, हाँ 85-86 का Mg और ये आपका रिएक्शन है, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यह दिया वो असंतुलित। दोस्तों देखिए संतुलित क्या हुआ, यानी कि यह असंतुलित नहीं है। उष्मा छेपी तो पता है आपको, ये उष्मा छेपी तो है ही नहीं, उष्मा शोषी है एक प्रकार का। उष्मा शोषी पर नहीं बोल सकते, करेक्ट इसको नहीं बोल सकते होता। एक बात बोले दोस्तों, असल में उष्मा इसको ना जल्दी कराने के लिए डाला जाता है। इसे आप लोग उच्च क्लास से पढ़िएगा, सब छोड़िए। ये एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है, शॉर्ट फॉरवर्ड याद रखिए, क्योंकि ये देखिए आपको यहाँ पे संतुलित किया गया है, तो इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे बढ़ता हूँ। 87 का प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन होता है, आप लोग पता होगा, जब भी जैसे LPG वगैरह ये सब हो गया, और भी बहुत सारे पेट्रोलियम, कुछ बहुत सारे हैं चीज़ें, जब आप लोग दहन करते हो पेट्रोल वगैरह का, आपको हीट मिलती है। तो जब भी कोई रिएक्शन से आपको हीट मिले वो उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है, यानी 4 नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 88 का मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है। जाहिर सी बात है, परिवर्तन पर पूछा गया, यानी कि हो सकता है रासायनिक होगा या फिर रासायनिक होगा या तो फिर भौतिक होगा, और या फिर दोनों होगा, पर दोनों तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों तो कुछ एक्सेप्शंस केस है और मैग्नीशियम एक्सेप्शन नहीं है, या तो ये भौतिक होगा या फिर रासायनिक होगा। अब बात रहे मैग्नीशियम का, तो अगर बोलता है मैग्नीशियम को तोड़ दिया जाता है, बीच में काट दिया जाता है, तब वो आपका भौतिक होता है। लेकिन कहा गया रिबन को दहन यानी जला दिया जाता है, तो MgO बनता है। क्या आप MgO से फिर मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हो? नहीं, यानी कि ये क्या है प्रकार का, एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन, यानी 4 नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अमोनिया NH4 के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो वो 1:3 होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न पर। CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है। ये विस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि ट्रिक मैंने आपको बताया था, जो भी आपको विलयन दिया हुआ है और जो भी आपको आपका कोई भी आपको धातु जो आपको क्या कर रहा है उसमें डालना है उस विलयन में, तो अगर आपको इस प्रकार का रिएक्शन हो और पूछे किस धातु का विस्थापन होगा, तो सीधा सा जो आपका यहाँ पे आपको कंपाउंड नजर आएगा, यौगिक नजर आएगा, उसमें जो धातु लगा होगा उसका विस्थापन होगा, यानी Cu का विस्थापन होगा। और जैसा कि मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताया ही था, Cu कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए Cu को भगा देगा, भाग तो यहाँ से, और Cu बाहर आके अकेले हो जाएगा, इसलिए Cu निकलेगा। दोनों का आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर का सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सूर्य के प्रकाश में जो सिल्वर जो श्वेत रंग का होता है, आपको पता होगा सिल्वर जो चांदी होता है, पहने होंगे आप लोग, चांदी का चेन तो और भी बहुत कुछ पहने होंगे, तो वो व्हाइट रंग का होता है। तो वो कैसा होता है, वो धूसर रंग का हो जाता है दोस्तों, वो एक प्रकार का धूसर रंग का हो जाता है। आप लोग ये NCERT के लाइन में पढ़िएगा। 2 नंबर का ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे का जो आपका प्रश्न है 92 का, वो देखिए क्या है। 92 में लिखा हुआ है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये एक प्रकार की जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ऐसे भी याद रख सकते हो, उसको मैं ट्रिक बताता हूँ। साग सब्जी, देखिए साग सब्जी जो है वो क्या होता है दोस्तों,
साग सब्जी, अरे दोस्तों थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, असल में ये उष्मा जो है उष्मा छेपी होगा। क्यों सोच के देखिए, साग सब्जी का जब विघटन होता है, यूँ देखिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ। आप साग सब्जी खाते हो, आपके पेट में सड़ता गलता है, तो आपके अंदर में क्या आती है, ऊर्जा आती है। ऊर्जा आती है यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा रिलीज होती है, हीट बनती है। तो हीट कब बनती है किसी भी क्रिया में, जब वो उष्मा छेपी होती है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी एक रीजन है उष्मा छेपी इसका होने का। मैं रीजन के साथ मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। 93 बताते हैं, इनमें से कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा। तो बस आपको क्या करना है, नहीं होगा पूछा है तो आपको सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी में देखिएगा दोस्तों, तो नहीं होगा तो देखिए Cu जो होता है Fe से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो यानी इसको ये चीज़ हो जाएगी। उसी तरह CuZn देखिए, Cu जो होता है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, यानी ये भी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे Cu Fe से कम अभिक्रियाशील हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसी तरह देखिए Fe जो होता है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील, यानी ये भी हो जाएगा। पर जो जिंक होता है वो Cu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी जिंक के पास कैपेसिटी नहीं है कि Cu के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो जिंक को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, इसीलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। 4 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। ये सब क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। चलिए 95 पर आते हैं। ये आपके पास एक अभिक्रिया दी हुई है, समझ में आ गया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार की अभिक्रिया नजर आए तो सीधा से बता दूं कि वो एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्वितीय विस्थापन में आयनिक आदान प्रदान होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा इस प्रकार की जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे 2 यौगिक नजर आएगा, आपको इधर भी 2 यौगिक नजर आएगा। ये चीज़ याद रखिए आपको। और ये जो दोनों यौगिक नजर आएगा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं। याद रखिए बस इतना कि जब भी आपको ये यौगिक नजर आएगा तो उसका फर्स्ट वाला जो आपका पास परमाणु है या फिर जो परमाणु है उस पर यौगिक गौर कीजिएगा। देखिए इधर यहाँ पे Ba है, यहाँ पे Na है, इधर देखिए Ba है Na है, दोनों सेम है। बट उसके बाद जो उस Ba के साथ Cl2 लगा हुआ है, पर इधर Ba के साथ SO4 लगा हुआ है, जो कि SO4 इस साइड में NO2 के साथ लगा हुआ था। और जो इधर Cl2 है वो इधर जाके Na के साथ जुड़ गया, जबकि इधर Na जो है वो SO4 के साथ जुड़ा हुआ था। यानी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है कि अगर आप इसको इधर वाला पोजीशन को ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन मान ले, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान ले, फर्स्ट इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान ले। तो जब सेकंड पोजीशन का एक जब खाली हेर फेर होता है दोस्तों, सेकंड पोजीशन का ही जब हेर फेर होता है, मतलब ये क्या एक प्रकार का आयन है दोस्तों। Cl पता है आपको, एक आयन में टूटेगा, नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। SO4 भी नेगेटिव आयन में टूटेगा, ये आयन इसमें जाके बैठ जाएगा और ये आयन इसमें जाके बैठ जाएगा, हेर फेर हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब रिएक्शन नजर आए तो वो आपका द्वितीय विस्थापन कहलाएगा। और द्वितीय विस्थापन में आयन का आदान प्रदान होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गएगा। चलिए अब हम लोग मंजिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि हम लोग 96 पर पहुंच ही चुके हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, सो NO2 का धुआं किस रंग का होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो NO2 होता है वो जो होता है दोस्तों, वो आपका भूरा रंग का होता है। ये NO2 भूरा रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं 97 पर। निम्नलिखित समीकरण में कौन सा पदार्थ उपचायक है। उपचायक कौन सा होगा दोस्तों, ये बस अपचयन उपचयन का दो काम है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 4 नंबर का जो आपका ऑप्शन नजर आ रहा होगा I2, ये क्या है दोस्तों, ये आपका उपचायक है। आगे बढ़ता हूँ। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है। तो दोस्तों ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। साथ ही साथ यहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया का तो ऑप्शन है नहीं, पर मैंने बताया था ये एक प्रकार के संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि जंग ऐसे ही नहीं लगता। जंग लगने के लिए पहले धातु होना चाहिए, धातु के साथ आपको ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, कुछ वायुमंडलीय नमी ऐड करना पड़ेगा, और भी थोड़ा मोड़ा हीट वीट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या बनता है दोस्तों, एक संयोजन अभिक्रिया बनता है। और वो तब जाके आपका जंग लगता है। ये जो टोटल प्रोसेस होता है ये संयोजन अभिक्रिया में होता है, इसलिए एक संयोजन अभिक्रिया होता है। अब दोस्तों 99 में आ चुके, अब 100 को मैं पूरा करने से पहले मैं आपको फिर से पूछना चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक जाहिर सी बात है अगर आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको पसंद आ रहा होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ।
100 पर अब आता हूँ। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है CaOCl2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VBI है, आपको कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ 101 पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड, बस घुमा के, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है, दोनों तरफ बराबर होगा, यानी 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ 102 पर आपका क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है 102 पर कि ये आपके पास एक अभिक्रिया दी हुई है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहली बात और सबसे बड़ा ट्रिक, जब भी आपको तीर पर यहाँ पे आपको हीट नजर आए, डेल्टा हीट या फिर यहाँ पे उष्मा लिखा हो, सूर्य का प्रकाश लिखा हो, कुछ भी यूवी लाइट, कुछ भी इस तरह करके लिखा हो, तो यानी कि उस रिएक्शन को कराने में आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि वो उष्मा सोखेगा, यानी वो एक उष्मा शोषी रिएक्शन होगी। लेकिन जब भी उत्पाद के साइड में आपको ऊर्जा हीट नज़र आए, कैलोरी वगैरह हीट वीट नज़र आए, तो जाहिर से याद रखिएगा कि वो रिएक्शन आपको उष्मा उल्टा देगी। जैसे हम लोग का भोजन साग सब्जी का टूटना, तो वो क्या था, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया था, तो ये क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रही है, यानी कि ये क्या हो गया, एक प्रकार का उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए आपको, और यही चीज़ आपका आगे ठो में मैंने जो क्वेश्चन आपको लिए छोड़ दिया था वो यही इसी से बेस्ट था क्वेश्चन, तो आप लोग को वाला कर लेना चाहिए था, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे बढ़ता हूँ 103 में, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम बताइए। हाँ, इसी क्वेश्चन में मैं कन्फ्यूजन था दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया है पदार्थ X के विलयन में, ठीक ना, पदार्थ X के विलयन में, तो दोस्तों तो आपको बताना X का विलयन होगा, X का विलयन कहा गया है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा CaO होना चाहिए, पर बहुत सारे जो आंसर में आपको मिलेगा CaOH मिलेगा, तो ये जो विलयन में झोल है दोस्तों, तो ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पर ऐसा बात नहीं कि मुझे नहीं पता, मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने बहुत देर बाद सोचा तब जाके मुझे इसका आंसर मिला, तो इसीलिए मैं आपको ये सोचने का काम दे रहा हूँ कि CaO होगा कि CaOH होगा। आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और जो बच्चे कमेंट करेंगे मैं अगले वीडियो में ज़रूर उनका नाम लूँगा और मैं उसका आंसर भी बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं इसका आंसर दे दूँगा आपको। आगे बढ़ता हूँ, देखिए 104 पे बात करते हैं। ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, अभिक्रिया का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो होगा एक प्रकार का उभय विस्थापन, यानी कि ये क्या होगा, एक प्रकार का उभय विस्थापन मैंने समझिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसको आप आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन वो करेक्ट होगा। कैसे जानिएगा, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड, आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, आप लोग यूँ समझिए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपका एक द्विविस्थापन का समीकरण आया था, तब मैंने आपको बताया था कि आप इसको मान लीजिए, इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, जब फर्स्ट का फर्स्ट ज्यों का त्यों हो, बस सेकंड वाला में हेर फेर हो। देखिए सेकंड इसमें बी ए के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये वाला बी अब सी के साथ जाकर जुड़ गया है। उसी तरह ये डी आपके पास सी के पास था, लेकिन डी अब ए के साथ जुड़ गया है। तो इस तरह जब होगा तो ये क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक है सब। 105 पर हम लोग अब मंजिल के करीब है दोस्तों, एनर्जी और जोश के साथ लाइक जरूर कीजिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, तो वो जो होती है वो एक प्रकार की श्वेत चमकीली ज्वाला आती है। अगर आप ये रिएक्शन करोगे घर में तो चश्मा जरूर लगा लेना, कौन सा, काला वाला, वरना आपकी आंखों को क्षति कर सकती है ये, क्योंकि ये बहुत ही तेज श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो दोस्तों मैं बता दूं, निम्नलिखित में से जो आपका विस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण होगा दोस्तों वो 3 नंबर का हो जाएगा। और ये सोचने का काम मैं आपको दे रहा हूँ क्यों विस्थापन ये अभिक्रिया है। समझ में आ रहा होगा आपको ये क्यों विस्थापन अभिक्रिया है। ये चीज़ आप सोचिए, और ये क्यों सोचना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्यों ऐसा आपको सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सोचने से ही आपका दिमाग डेवलप करेगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ, आपके पास 107 का क्वेश्चन है, यौगिक X का नाम जिसे पानी में घोल कर दीवारों में सफेदी की जाती है। तो दोस्तों इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं, इसका CaO होगा, क्योंकि CaO को जब आप पानी में घोलिएगा तब जाके आपका CaOH का होल 2
और भी बहुत सारी रिएक्शनें होंगी। और फिर वो वाला जब आप दीवार में पोतिएगा तब वो कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है दोस्तों। और कैल्शियम कार्बोनेट का और एक फॉर्मूला और एक नाम कैल्शियम संगमरमर भी है दोस्तों। संगमरमर, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ऐड ऑन करना भूल गया क्वेश्चन में और ये एग्जाम में आता है। CaCO3 को संगमरमर भी बोला जाता है और CaCO3 इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, चूना पत्थर भी बोलिए या फिर संगमरमर बोलिए, सेम बात है। सेम चीज़ नहीं है, चूना पत्थर संगमरमर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। संगमरमर आपको ताजमहल में यूज किया गया है, ठीक ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बट रासायनिक सूत्र सेम है। समझ में आ रहा होगा आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। कभी अगर संगमरमर और आपका चूना पत्थर का सूत्र पूछे तो सेम लिखेगा बट दोनों चीज़ें सेम नहीं है। चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ता हूँ बस। और लास्ट का 2 क्वेश्चन, लास्ट का कहीं, ये तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसी बात पे ठोकिए ताली और अभी आप लोग सब्सक्राइब बटन के साथ खेलिए, कूदिए, नाचिए, जो करना कीजिए, बस वो दब जाना चाहिए प्रीतम एकेडमी 2 पर भी और प्रीतम एकेडमी पर भी। चलिए आगे देखते हूँ। संचारण से बचने का उपाय है, तो दोस्तों इसका तो ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि ये हो सकता है दामोदर को पेज बचाना हो, तो इसका बहुत सारा आपका ऑप्शन आएगा। तो धातुओं का जस्तीकरण करना। जस्तीकरण का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने चापाकल के बहुत सारे हैंडल सब में देखा होगा, आपके उधर चापाकल तो होगा ही, तो चापाकल में देखिएगा जो चमकीला तत्व होता है वो जिंक का वो लेप क्या चढ़ाया होता है, तो उसी को जस्तीकरण कहा जाता है। और आप लोग धातु को तेल डालकर, धातु में तेल का लेपन करके और भी बहुत सारे ग्रीस, मोबिल, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके भी आप लोग संचारण को उपयोग कर रोक सकते हो। पेंट का उपयोग करके भी रोक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे ऑप्शन में दे सकती हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा वीडियो, पूरा आपका 108 का 108 प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद लगा होगा। तो भले हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आए, सर की आवाज़ आए, क्योंकि मैं छत पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। पर उससे पहले अगर मेहनत आपकी अगर हमारी मेहनत आप पर रंग लाई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।